जो प्रैक्टिस सेट बात की थी ना, हो गए ना। अब वो आज नहीं भाई, जो पिछली अग्निवीर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रखे थे जीके के, तो पहली पारी में जितने क्वेश्चन आए थे, कल हमने प्रैक्टिस सेट के बारे में बात की। आज इस क्लास में जो सेकंड जो आप एग्जाम हुआ था पिछली अग्निवीर का, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वापस रिपीट होने की संभावना है। और आपको पता है कि लगभग एग्जामों में 80% क्वेश्चन क्या होते हैं, वापस रिपीट होते हैं। ठीक है ना। अब पिछली पारी में एक प्रश्न पूछा गया था कि सुवासूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 किसका भाग है? मौलिक अधिकार का। और अब सेकंड पारी में यह प्रश्न पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग नंबर 3। समझना, हमारे संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद ध्यान रखना, कितने हैं? 395। कितने हैं? 395 आर्टिकल है। बात करें संविधान में भाग कितने हैं? भाग कितने हैं? 22। लेकिन एक शब्द आ जाए गणना की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से ध्यान रखना, तब कितने हो जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? भाग 25। और ध्यान रखना वर्तमान में 22 भाग है, इसमें से कौन सा भाग खाली है? खाली है नहीं, मतलब इसमें अभी तक कुछ नहीं है अभी इसमें। तो भाग नंबर 7 वर्तमान में क्या है? खाली है, रिक्त है। इसमें अभी किसी का प्रावधान नहीं था। बात करें उसके बाद में मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जब देश में संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियां 8 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 अनुसूचियां। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें कुछ महत्वपूर्ण भाग है संविधान के, कुछ है महत्वपूर्ण भाग के बारे में आपको याद रखना है। ध्यान रखना भाग नंबर 1, भाग नंबर 1। तो ध्यान रखना भाग नंबर 1 में भारत संघ राज्यों का देश है। ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण भाग है, ध्यान रखना, इसको रट लेना भाई। मैं जो आपके 22 भाग है उसमें महत्वपूर्ण भाग बता रहा हूं, उनको याद कर लेना। भाग नंबर 1 में किसका है उल्लेख है? भारतीय संघ राज्यों का देश है, यानी भारत के बारे में बताया गया है। इसमें ध्यान रखना भारत के 28 राज्य प्लस 8 यूटी है ना। कितने? 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। भारत की भौगोलिक स्थिति बात करें भारत की संस्कृति स्थिति, सामाजिक स्थिति, भारत की विदेशी स्थिति, यानी भारत के बारे में बताया गया है कि भारत एक देश है, भारत संघ राज्यों का देश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। भाग नंबर 1, और जितने भी वर्ल्ड में देश है विश्व में, तो भारत नाम का देश कितना है? एक ही है, या कोई अन्य नाम है क्या? भारत नाम का कोई देश है क्या? नहीं। तो भारत के बारे में पूछ लेना, भारत के बारे में, कि भारत के 28 राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश, भारत के वर्तमान में आपसे पूछ ले कि कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, भारत के पड़ोसी राज्य देशों के नाम बता दो। तो ये सारी जानकारी किसमें है? भाग नंबर 1, यानी भारत के बारे में जानकारी। जितनी भी भारत की भौगोलिक, आर्थिक, विदेशी जितनी भी स्थिति के बारे में आपसे भारत के बारे में पूछ ले तो भाग नंबर 1, क्योंकि भाग नंबर 1 और विश्व में भारत नाम का देश ही क्या है? एक। ठीक है ना, याद हो गए ना। उसके बाद में भाग नंबर 2, भाई मेरी बात सुनो, भाग नंबर 2 समझो आप। भाग नंबर 2 में यानी भाई देश है, तो देश किसका होगा? नागरिकों का होगा या नहीं होगा? पहले हमारे लिए देश है, उसके बाद में क्या है? नागरिक है। ठीक है ना। तो भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता।
भाग नंबर है 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता। पहले तो क्या हो गया? पहले हो गया देश। अब भाई देश किसका होगा? नागरिकों का। किसका होगा? नागरिकों का देश है, ध्यान रखना। समझ गए ना? मेरी बात सुनो। देश, अब देश में कौन निवास करेंगे? नागरिक करेंगे, तभी तो देश होगा। तो भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता। अब ध्यान रखना, भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यह प्रश्न पूछा गया है कि अनुच्छेद भारत संघ का उल्लेख किस आर्टिकल में है? भारत संघ का उल्लेख है किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में? तो किस है? अनुच्छेद में। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 में है, क्योंकि अनुच्छेद 1 से देश की शुरुआत होती है। अब भाई देश है तो देश में कौन रहेंगे? नागरिक। तो भाग नंबर 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता। और इनके बच्चों ध्यान रखना, आर्टिकल याद रखने, आर्टिकल 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, कि भाई भारत का नागरिक कौन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें कौन से नियमों का पालना करनी पड़ेगी, कौन सी जो नियम दे रखे हैं या शर्तें दे रखी है कि भाई कोई विदेशी नागरिक, कोई किसी देश का नागरिक भारत आ जाता है, तो यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए क्या समय निर्धारित कर रखी है, उनके बारे में किस में उल्लेख है? भाग नंबर 2 में। उसके बाद में भाग नंबर, देखो पहले क्या हो गया? देश हो गया, तो देश में कौन रहेंगे? नागरिक। अब भाई नागरिक रहेंगे तो नागरिकों को हमें क्या देना पड़ेंगे? मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? तो भाग नंबर 3 याद हो रहे ना? भाग नंबर 3 में क्या होंगे? मौलिक अधिकार। भाई मौलिक अधिकार देंगे तभी तो नागरिक रहेंगे। भाई जहां पे ज्यादा सुख सुविधा होती है ना, वहां पे नागरिक रहते हैं। आपको बार बार परेशान किया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, तो क्या उस स्थान पे आप रहोगे? क्या नहीं, ठीक है ना। तो भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख, संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में? भाग नंबर 3 में, ठीक है ना। भाग नंबर 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। इसके बारे में कल हम विस्तार से बात कर चुके। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? अरे वर्तमान में मौलिक अधिकार है ना, जल्दबाजी नहीं करना है भाई। कितने हैं? 6। मूल संविधान में कौन सा हटा लिया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा लिया गया। 44वां संविधान संशोधन है 1978 में, ठीक है ना। अब भाग नंबर 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई ध्यान रखना, भाग नंबर 3 के बाद में भाग नंबर क्या आएगा? भाग नंबर 4। अब एक बात याद कर लो, देश हो गया, नागरिक हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, तो अब कुछ आपकी नीयत क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। देश का विकास कैसा होगा? आपकी नीयत और आपकी नीति सही होगी तो देश का क्या होगा? विकास होगा। तो ध्यान रखना, इतना याद कर लेना, 4 में क्या आएगा? नियत, है ना। नियत का मतलब क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ऐसे याद कर लो, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, भाग नंबर 4 में, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें कुछ अनुच्छेद याद कर लो आप, ध्यान रखना, आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 37 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व का। और प्यारे बच्चों, है ना, समझना, ये हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड, ठीक है ना। मौलिक अधिकार किस देश से लिए हमने? अमेरिका से, ठीक है ना, यूएसए से लिए। और नीति निर्देशक तत्व ध्यान रखना, किससे लिए? आयरलैंड से, ठीक है ना। अब नीति निर्देशक तत्व में एक तो आर्टिकल 44 याद कर लो आप, संख्या समान है ना भाई? अरे भाई 4 समान है या नहीं संख्या? यस या नो? समान है ना। तो इसमें लिख देना समान समान सिविल संहिता, सिविल संहिता, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, आर्टिकल 40 है, 40 है ना, ये 0 है, 0 का मतलब है टकला,
गांधी जी बाढ़ रखते थे क्या? नहीं। तो आर्टिकल 40 गांधी जी से संबंधित है, इसलिए याद करें, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। और एक आर्टिकल 39 याद कर लो, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान, समान कार्य के लिए समान वेतन याद रखना। काम के लिए समान वेतन की भाई महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें आर्टिकल 4 हो गया। देखो पहले क्या है, देश, देश के बाद में क्या आ गए, नागरिक, नागरिक के बाद में भाई क्या, मौलिक अधिकार देंगे। अब मौलिक अधिकार देंगे तो लोगों की ध्यान रखना, नीति क्या होगी, सही होगी। नीति का मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। यहाँ पे ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य सरकार पे निर्भर है, राज्य सरकार चाहेगी तो इसको लागू करेगी, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसको ना, ये धरती पे बोझ है ना। हाँ तुझे बोलो ना, हाँ ऐसे। अब की बार कैसे हो गई ना, मैं फोड़ दूंगा, ध्यान रखना। हाँ मैं अब की बार तो बंदी नहीं होगी, ऐसी कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब समझना, एक है ना, अब इसी को अभी जबरदस्ती लेके आए हैं, है ना, आते ही ये सो गया, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है, घबराने की टेंशन नहीं, रियल बात बता रहा हूं, ज्यादा कंपटीशन है नहीं है। लाइब्रेरी में बैठने से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने का जुनून होना चाहिए, रियल बात बता रहा हूं, पढ़ने का जुनून होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करो। आप नींद ले रहे हो, आपका 1 मिनट ही आपका वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है जितने भी आपके जो कंपटीशन के जो स्टूडेंट है वो आपसे कितने आगे निकल रहे, देख लो आप, है ना। 1 मिनट का मतलब कितने बच्चे आगे निकले, ऐसे सोच लो, है ना। 100 कैसे होंगे यार, है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है जुनून होना चाहिए भाई पढ़ने के लिए, या तो इसको छोड़ दो या तोड़ दो, एक ही बात है ना। ज़्यादा मोटिवेट करो और मुझे नींद आ रही है, अरे नींद भाई अभी घर से पैसे आ रहे हैं, अपनी खुद की औकात नहीं है एक अंडरवियर खरीदने की, तभी नींद ही आएगी, रियल बात है। और जिस दिन कमाओगे समय कम पड़ जाएगा और नींद लेने की कोशिश करोगे, नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ में लिख के बोल रहा हूँ। नींद लेने की कोशिश करोगे, नींद नहीं आएगी और समय कम पड़ जाएगा आपके लिए, है ना। उसको खड़ा कर दे एक बार, है ना, यहाँ पे आजा, बीच में आजा, यहाँ पे आजा, तुम यहाँ पे आजा, आगे आजा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, भाग 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मेरी बात सुनो, भाग नंबर 4 के, देखो मेरी बात सुनो, ये नया जुड़ा है, अरे समझो, भाग 4 के ये पहले मूल संविधान में नहीं था। देखो यहां पे एक शब्द आ रहा है मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब क्या है, मूल संविधान का मतलब है जिस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ है। और संविधान लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। मध्य से यहां पर्सन याद करो, और फिर कहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं और ऐसा कर रहा हूं, उनको जाके पूछना, मजा तब आएगा, है ना। क्लास में पर्सन याद करो, और जो एक्स्ट्रा मैं चीजें बता रहा हूं उनको याद करके जो आपका साथ वाला है उससे पूछना पर्सन कि तू सेल्फ स्टडी कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, फिर पता चलेगा कि क्लास का महत्व क्या है, अंतिम समय में पर्सन करे उनका क्या महत्व है, ठीक है ना। पहले ये मूल संविधान में नहीं था। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक बात है ना, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल या निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल संविधान में है या नहीं है, ठीक है ना। 2 तरीके के प्रश्न बनेंगे। ये साइड में लटके हुए हैं ना, चाहे क आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे ख आ जाए, चाहे बी आ जाए, ये साइड में लटके हुए हैं ना, इसका मतलब ये बाद में जुड़े, ध्यान रखना। और एक आर्टिकल में ध्यान रखना, आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये तो मूल संविधान में, और इसके साइड में एक ए लटक गया तो ये बाद में जुड़ा है। ये साइड में है ना, ये चिपके हुए हैं ना, ये पहले नहीं थे, बाद में जोड़ दिए गए, ये बात समझ लेना।
तो यहां से प्रश्न बनेगा, क्या मूल संविधान में भाग 4 के था या नहीं था? नहीं। ठीक है ना। अब समझना, इसमें ध्यान रखना, मैंने कहा ना कि साइड में ये लटके हुए बच्चे अलग ही फीलिंग ले रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये मूल संविधान में नहीं था, तो मूल संविधान में नहीं था तो इसमें क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अब मेरी बात सुनो, हम देश के नागरिक हैं, तो हमारा देश के प्रति क्या होने चाहिए, कुछ कर्तव्य होने चाहिए। पहले तो देश के प्रति नीयत साफ होनी चाहिए, और नीयत साफ कब होगी, जब हम काम करेंगे, है ना। तो हमारे मौलिक कर्तव्य है कि भाई देश के राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज है उसका सम्मान करना, जो हमारे क्रांतिकारी है उनका सम्मान करना। बस इतना काम नहीं है कि हमारा नाम सिर्फ जनसंख्या में आए, देश की जनसंख्या में नाम आए, ऐसा नहीं। हमारे देश के प्रति हमारे क्या होने चाहिए, कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। और ये दिमाग में किसके आ गया था, इंदिरा गांधी जी के। संविधान सभा के सदस्यों के दिमाग में ये काम नहीं आया, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक दिन बैठी थी, इंदिरा गांधी जी अपने मंत्रिमंडल की बैठक ले रही थी, तो इंदिरा गांधी जी के मंत्री, किसी एक कोई मंत्री अपवाद होता है, उन्होंने कहा कि हमें वेतन मिल रहा है, हम पैसों के बिना काम नहीं करेंगे। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, इसमें ही सोते हैं, यानी ये देश ही हमारा है, और सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, देश के प्रति हमारे क्या होने चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए। तो इंदिरा गांधी जी ने ध्यान रखना, कौन सा संविधान संशोधन किया भाई, 42वां संशोधन, और कब किया गया, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। 76 में। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, 11, लेकिन ये जब जोड़े गए ना तब कितने थे, 10। 11वां कौन सा जोड़ा गया, जो आर्टिकल 21 के में, जो आर्टिकल 21 के ए में क्या है भाई, शिक्षा। तो छोटे बच्चों का ध्यान रखना, माता पिता, भाई सरकार नहीं, माता पिता जो अभिभावक है ना, उनका भी कर्तव्य है कि छोटे बच्चों को क्या दे, शिक्षा दे। ठीक है ना। और समिति कौन सी थी ये बता दो मुझे, मैं मान लूंगा कि वास्तव में तैयारी है दमदार ना। तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश से तो नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए, वास्तव में दम है, मान लूंगा कि तैयारी है। किस समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है ना। सरदार जी थे, इतना बता देता हूं, सरदार थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और अगला प्रश्न पूछ लेता हूं, ये मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिए गए, लो ये बता दो, फाइनल सिलेक्शन है, रूस। ध्यान रखना, ये रूस से लिए गए, किस देश से लिए गए भाई, रूस से। और समिति कौन सी है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना। अब उसके बाद में टाइम तो लगेगा 5-10 मिनट, लेकिन यहां से प्रश्न आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, एक प्रश्न आएगा। और जो मैं आपको भाग याद करा रहा हूं, रट लो, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। भाग 4 क्या हो गया, उसके बाद में बात करें भाग नंबर 5। आर्टिकल बता देता हूं, लो भाई आर्टिकल, ठीक है ना। तुझे याद है ना, याद है ना, है याद है तो क्यों पूछ रहा है? सबने याद है क्या भाई? 11 है तो ए से लेकर के तक है, आर्टिकल 51 ए से लेकर के तक है, बेसिक बात है भाई। भाग नंबर 5 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या है भाई, संघ सरकार है, संघ सरकार है। अब मैं एक प्रश्न पूछ देता हूं, भारत में सरकार कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है भाई, एक केंद्र की सरकार है और एक राज्य की सरकार है। ठीक है ना। अब ऐसा मत बोलना कि हमारे गांव में सरपंच भी है, वो भी सरकार है, नहीं, वो राज्य सरकार का ही भाग है। ठीक है ना। तो 2 प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघ सरकार का उल्लेख भाग नंबर 5 में, इसका मतलब ये संघ सरकार, सरकार बड़ी कौन सी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार है ना। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग नंबर 5। भारत में ध्यान रखना, संविधान का सबसे बड़ा भाग है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक है, ध्यान रखना। अब संघ सरकार में कौन शामिल है? राष्ट्रपति है, मैं लिखूंगा नहीं, बोल बता देता हूं,
उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है ना, महान्यायवादी है, ठीक है ना, और केग, ये सभी किसमें शामिल है? संघ सरकार में। अब इस संघ सरकार के बारे में बात की तो राज्य सरकार नाराज होगी या नहीं होगी? हैं? तो 5 में संघ सरकार का है, तो 6 में किसका हो जाएगा? राज्य सरकार का। तो इसमें किसका है भाई? राज्य सरकार का। अब राज्य सरकार के बाद में ध्यान रखना 7 वर्तमान में क्या है? खाली है भाई। इसने ये ज्यादा खाना खा लिया था, ये खाली है, अभी वर्तमान में रिक्त है। उसके बाद में अब देखो मेरी बात सुनो, केंद्र के बारे में बात हो गई है, राज्य के बारे में बात हो गई है, और आपको पता है कि बच कौन गए? हाँ, कौन बच गए भाई? अरे सही बता रहे हो, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 में किसके बारे में बात कर लेंगे? यूटी के बारे में, ठीक है ना। 9 में बात किसके बारे में करेंगे? पंचायती राज। किसके बारे में? पंचायती। 10 में अनुसूचित जाति, है ना। तो ये इतने याद कर लोगे ना तो आपके लिए काफी है। वापिस बोलो, 1 में क्या है भाई? देश, शॉर्टकट में बोलो देश। 2 में क्या हो जाएगा? नागरिक, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है। 4 क्या में? मौलिक कर्तव्य। 5 में, 6 में क्या आ जाएगी? 7 रिक्त है। 8 में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। एक भाई भाग 9 याद कर लेना, इसमें पंचायती राज है। पंचायती राज व्यवस्था है। और भाग 9 ए या क में किसका है? ध्यान रखना, नगर पालिका के बारे में, नगरीय स्वशासन। और भाग 9 ख में किसका उल्लेख है? सहकारिता समिति। इतना ज्यादा डीप से नहीं पूछा जाएगा, पंचायती राज याद कर लेना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से ये प्रश्न था, इस प्रश्न से कितने प्रश्न आपके क्लियर हो गए? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? पहली बात क्या है समझो, पहली बात क्या है? आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? शुरुआत कब हुई है? 1900, अरे क्या लिख दिया, 1920। किसने शुरू किया? डोकरे ने, गांधी जी ने। आपको पता है कि इससे पहले एक अधिनियम आया था जिसे काला कानून, रोलेक्ट एक्ट। कब आया था भाई? 1919। देखो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रोलेक्ट। देखो ये कानून बनने की प्रक्रिया तो शुरू हुई थी 1917 में, लेकिन ये बन के तैयार कब हुआ? 1919। तो इसका नाम क्या हो गया? रोलेक्ट, रोलेक्ट एक्ट। इसे काला कानून कहा जाता है। इसमें आप न तो वकील कर सकते हो, न आपकी इसकी सुनवाई होगी इसमें। और इस एक्ट के तहत यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको का एक आतंकवादी समझा जाएगा। और इसी के ध्यान रखना, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। मुझे ये बता दो, 2 पंजाब के क्रांतिकारी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके छुड़वाने के लिए ध्यान रखना एक शांति सम्मेलन हो रहा था। उन 2 क्रांतिकारियों के नाम बता दो मुझे। अरे मैंने बताया था गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में। प्रश्न यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को इस रोलेक्ट एक्ट के तहत अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और इनके विरोध में ध्यान रखना, जलियांवाला बाग में एक शांति सम्मेलन था, उसमें जनरल डायर ने क्या चला दी थी? अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये रोलेक्ट एक्ट आया था, इसके खिलाफ में ध्यान रखना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। भाई अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक ध्यान रखना, क्रांतिकारी थे, युवा थे। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की एक घटना है, चोरा चोरी, चोरा चोरी। एक यूपी में ध्यान रखना, गोरखपुर में एक यूपी में एक स्थान है, एक पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी।
और ध्यान रखना आंदोलनकारियों ने इस चौकी को जला करके क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ध्यान रखना 5 फरवरी 1922, ये 2 वर्ष तक आंदोलन चला लगभग है। और बच्चों ध्यान रखना ये आंदोलन निरस्त कब किया था, 12 फरवरी को गांधी जी ने कहा कि भाई इस आंदोलन को अब आगे जारी नहीं करेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, अहिंसा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी 1922। भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहां पे है, लखनऊ। भाई लखनऊ वर्तमान में कहां पे है, यूपी में। ठीक है ना, ठीक है ना। बात करें भारतीय सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहां पे है, लखनऊ। अब मैं आपसे पूछता हूं उत्तरी कमांड, उत्तरी कमांड उत्तरी कमांड यानी उत्तर भारत का, उत्तर भारत का ध्यान रखना उधमपुर। ठीक है ना, उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत है, सेना का कमांड कहां पे है, उधमपुर। उधमपुर कहां पे है भाई, जम्मू कश्मीर में, है ना, जेके। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मध्य तो है लखनऊ, उत्तर में क्या है, उधमपुर। उधमपुर कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। अब आपसे पूछ ले दक्षिणी कमांड, दक्षिण कमांड, और कहां पे है भाई, पुणे। पुणे कहां पे है, महाराष्ट्र में। मध्य लखनऊ हो गया, उत्तर में क्या हो गया है, उत्तर में उधमपुर जम्मू कश्मीर, दक्षिण में क्या हो गया, पुणे। अब आपसे पूछ ले पूर्वी, पूर्वी, वेरी गुड, पूर्वी भाई, पूर्वी कमांड का मुख्यालय सेना का ध्यान रखना कहां पे है, कलकत्ता। कहां पे है, वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब पूर्वी हो गए तो पश्चिम में बता दो भाई, पश्चिम में ध्यान रखना, पश्चिम में क्या है ना, चंडीगढ़। कहां पे भाई, हाँ चंडी मंदिर जैसे चंडीगढ़ में है भाई, पश्चिम, है ना, पश्चिम है कमांड। चंडी मंदिर जो कहां पे है भाई, HR हरियाणा। अब ध्यान रखना एक जयपुर में भी है, जयपुर में कौन सा है भाई, जयपुर में है, ध्यान रखना जयपुर में कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम में देख लेना, हमारे राजस्थान के जयपुर में। ठीक है ना, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे दक्षिण है, पश्चिम में सेना के कमांड मुख्यालय कहां पे है, जयपुर में। और मध्य कौन सा हो गया भाई, लखनऊ हो गया। इतने याद कर लोगे तो भी रेडी, है ना, शिमला। ठीक है ना, आपसे पूछा क्या गया है, मध्य में है ना, मध्यम सेना का कमांड से पूछा है लखनऊ। ठीक है ना, कहां पे है, लखनऊ। ठीक है ना, इतनी बात आप याद कर लोगे। अब आपसे सैन्य कमांड प्रशिक्षण पूछ ले तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है ना, याद कर लेना भाई, सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण। ठीक है ना, प्रशिक्षण का मतलब भाई क्या है, यहां पे प्रशिक्षण, इसका मतलब है यहां पे सेना को ट्रेनिंग दी जाती है। कहां पे है भाई, शिमला। शिमला कहां पे है, हिमाचल प्रदेश, HP। ठीक है ना, ओके। अब की बार आपसे इसमें से एक प्रश्न आएगा, याद कर लेना। अब मैं याद करा देता हूं, मध्य में क्या है, लखनऊ। हम बात करें भारतीय सेना के सैन्य कमांड के बारे में, सैन्य कमांड का मतलब मुख्यालय। ठीक है ना, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में ध्यान रखना उधमपुर। ठीक है ना, अब दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में क्या है, पुणे। पुणे कहां पे भाई, महाराष्ट्र में है। पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता। पश्चिम में ध्यान रखना क्या हो गया आपके, चंडी मंदिर है हरियाणा में। और ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम में क्या है हमारे, जयपुर। वे आई एम एथिस्ट, है ना, मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक क्यों
हूं। ये पुस्तक किसकी है भाई? भगत सिंह की। भगत सिंह ने ध्यान रखना जेल के अंदर रहते हुए इस पुस्तक का लिखने का काम किया था। लेकिन ध्यान रखना भगत सिंह की ये पुस्तक है, और ये लिखी कब है भाई? 1930 में। ध्यान रखना लाहौर। ठीक है ना। मैं नास्तिक क्यों? भगत सिंह ने कहा कि मैं क्या हूं? एक नास्तिक हूं। ध्यान रखना। द गाइड पुस्तक आर के नारायण। ठीक है ना। द गाइड पुस्तक किसकी है? आर के नारायण की है। और भी महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने जो आपको पीडीएफ दे रखी है, आपको नोट्स दे रखे हैं, है ना। तो ध्यान रखना वो किताबें याद कर लेना, क्योंकि किताबों से एक प्रश्न आएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल है मराठा युद्ध, ध्यान रखना कब हुआ था? यह प्रश्न आपके पास में है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है ना। अब इसका राइट आंसर क्या है? बी, 1775 से लेकर के 1782। मेरी बात सुनो, मैं समझा देता हूं। इतिहास का पार्ट है और इतिहास हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखो, भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल विदेशी सत्ता का स्थापना हुई। इतिहास के बारे में बात करें तो भारत में पहली विदेशी सत्ता है दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल। काल। ठीक है ना। अब बात करें तो ये ध्यान रखना 1206 में इसकी स्थापना हो जाती है। और मोहम्मद गोरी, ध्यान रखना मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था, गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 में ध्यान रखना पानीपत हरियाणा में एक स्थान है, इसमें पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है। ध्यान रखना किसके बीच में? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत काल का पतन हो जाता है। भारत में एक विदेशी सत्ता और आ जाती है, मुगल काल। फिर ध्यान रखना भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हो जाता है मध्य यूरोप से, है ना। जो मध्य एशिया है, यूरोप, फ्रांस, है ना। ये ध्यान रखना विदेशी जो कंपनियां थी, शासक थे, उन्होंने कहा कि भारत के साथ में हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। एक विदेशी नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली था, जो पुर्तगाल से ध्यान रखना भारत आता है, जिसने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। और फिर ध्यान रखना भारत में पुर्तगाल आते हैं। पुर्तगाल के बाद में डच है, ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी है विदेशी, ध्यान रखना फ्रांसीस है, डेनिश है ना, डेनिश है। ये विदेशी कंपनियां भारत में आती है। अब ध्यान रखना पुर्तगालियों ने जो भारत का समुद्री रास्ता था दक्षिण में, ये समुद्री रास्ता था, ये इस रास्ते पे अधिकार किसने कर लिया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने इस पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। दिल्ली में शासन किसका था? मुगल का। दिल्ली पे किसका शासन था? मुगल का। पुर्तगालियों को तो पता था कि कोई भी विदेशी कंपनी आएगी तो आएगी समुद्री रास्ते से, और इस पे आएगी तो इस पे हम पहले हमसे क्या करेंगे? युद्ध करेगी, उसके बाद में आएगी। क्योंकि पुर्तगालियों के पास में 9 सैनिक थे, जल सेना थी। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो अकबर के समय हो जाती है 1600 ईस्वी में, लेकिन 2 अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के समय आते हैं। जब 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन है? जहांगीर। जहांगीर के समय एक तो सर हॉकिंस और एक सर थॉमस रो, ये 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं। और जहांगीर एक शराबी शासक था। अंग्रेज ने कहा है कि इसको शराब पिला करके एक दोस्ती की। और आपको पता है कि एक बार की घटना है, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर हॉकिंस। हॉकिंस जब भारत आता है तो जहांगीर का खास मित्र बन जाता है। साथ में रात को बैठते हैं, पार्टी करते हैं, साथ में दारू पीते हैं। 2 खास मित्र है दुनिया में, एक तो हॉकिंस और एक जहांगीर।
जो दारू पीने के बाद में कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि जहांगीर को इंग्लिश नहीं आती थी, उसे ये तुर्की उर्दू नहीं आती थी, तो लड़ाई कैसे होगी। हॉकिंस ने क्या किया, शराब में जहांगीर से जो व्यापार पत्र था उस पर क्या करा लिया था, हस्ताक्षर। मॉर्निंग में शराब का नशा उतरा, जहांगीर अपने दरबारियों के पास में गया। दरबारियों के पास में जाने के बाद में कहा कि मैंने इस पे हस्ताक्षर की, ये कौन सा है, अंग्रेजी में पढ़ो। तो दरबारियों ने कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने पुर्तगालियों को चुनौती दी है। और पुर्तगालियों ने स्पेशल कहा था मुगलों को, यदि आप किसी को व्यापार करने की अनुमति दोगे तो हम आपको यहां से जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। ये धमकी दे रखी थी, क्योंकि पुर्तगालियों के पास में 9 सैनिक थे, मुगलों के पास में 9 सैनिक नहीं थे, वो तो जल्द से युद्ध लड़ेंगे। जहांगीर ने कहा बहुत बड़ी गलती की है। फिर जहांगीर ने अपनी बेगमों की कसम खाई, अपने बेटों की कसम खाई, मेरी गलती होगी, मैं अब नहीं करूंगा, ठीक है ना। वो हस्ताक्षर क्या कर दिए, उस पन्ने को उसने फाड़ दिए। फिर आते हैं सर टॉमस रो। 1616 में अजमेर में ध्यान रखना अकबर का किला है, जिसे मैगजनी दुर्ग कहा जाता है, जहाँ पर अंग्रेजों के क्या थे, हथियार रहते थे। यहाँ पर जहांगीर ने अंग्रेजों को क्या दी थी, व्यापार करने की अनुमति, क्योंकि अंग्रेजों को जहांगीर ने कहा कि व्यापार करने की अनुमति तो दूंगा, लेकिन पहले इन पुर्तगालियों को हराओ। तो अंग्रेज आते हैं, पहले पुर्तगालियों को पराजित करते हैं। पुर्तगाली कहाँ जाते हैं, गोवा में। और फिर जहांगीर ने ध्यान रखना अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। फिर क्या होता है, एक नपुंसक शासक था मुगल काल का, फकरू शेर, जिन्होंने ध्यान रखना उसके एक रोग हो चुका था, गुप्त रोग, समझते हो ना, गुप्त रोग। तो उसका इलाज किसने कर दिया, अंग्रेजों ने। तो उससे खुश होकर के फकरू शेर ने अंग्रेजों को से कहा है कि आप व्यापार करो, लेकिन हम आपसे क्या नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। तो अंग्रेजों को टैक्स मुक्त किसने किया था, फकरू शेर ने किया था। फिर ध्यान रखना बंगाल, बंगाल एक महान प्रांत था। बंगाल को लेकर के ध्यान रखना मराठा, अंग्रेज सब इनको लेकर के क्या हुए थे, ध्यान रखना इनके बीच में कई युद्ध हुए थे। और ध्यान रखना ये एक महत्वपूर्ण युद्ध है, ध्यान रखना बंगाल को लेकर के, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इसमें ध्यान रखना किसकी जीत हो जाती है, किसकी जीत हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। मराठा, ध्यान रखना मराठाओं ने भारत में आतंक फैला दिया था। और ध्यान रखना ये युद्ध समाप्त हो जाता है और एक संधि होती है, ध्यान रखना सालबाई की संधि, है ना, 1782 में। ध्यान रखना 1782 में सालबाई की संधि। ये क्या हो गया, 1782 में सालबाई की संधि, बाई की संधि। और इससे संधि के तहत क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है ना, 1782 में। उसके बाद में ध्यान रखना एक और युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के, ध्यान रखना द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, बताओ भाई कब हुआ है, 1803 से 5, ठीक है ना। और इसमें संधि कौन सी हुई है, राजघाट की संधि। कौन सी हुई है, राजघाट की संधि, राजघाट की संधि। ध्यान रखना ये भाई आपसे पूछ ले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ध्यान रखना प्रथम कब हुआ है, 1775 से 82। संधि कौन सी हुई है, साल बाई की संधि। और दूसरे में ध्यान रखना राजघाट की संधि। उसके बाद में ध्यान रखना तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, ये होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। कब होता है, 1817 से 1818 के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से, ध्यान रखना पूर्ण रूप से मराठाओं को हरा दिया था। और इसमें एक संधि होती है, संधि का नाम क्या है, मंदसौर की संधि। मंदसौर, मंदसौर की संधि होती है, ध्यान संधि याद कर लेना भाई।
पहली है सालीबाई की, राजघाट और मंदसौर, ठीक है ना। ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध है, और इस युद्ध के साथ ही ध्यान रखना पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हरा दिया था? किसको हरा दिया था? मराठा को हरा दिया था। अब मेरे साथ में एक बार बोलोगे, याद करने का तरीका। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए? अरे पागल है, दिमाग थोड़ा सा सटक गया। कितने हुए? 3। अभी मैंने बताया, ये बोला 4, पहले बोला 2, अब बोला 4। कितने? 3। आंख बंद करके बोलोगे, ठीक है ना, आंख बंद करके, ठीक है ना। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? 1775 से 1782। कौन सी संधि? सालबाई की संधि, ठीक है ना। दूसरा 1803 से 5 संधि कौन सी है? राजघाट की संधि। उसके बाद में तीसरा संधि कौन सी है? मंदसौर की संधि। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। आखिर में जीत किसकी हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कोई प्रॉब्लम है क्या? याद हो गए ना? है भाई, हो गए क्या याद? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? वेरी गुड। कितनी है भाई? 100 में से ध्यान रखना 74.4% बच्चे क्या है? शिक्षित है। साक्षरता का मतलब क्या है? अपना नाम लिखना, अपना हस्ताक्षर करना। आज भी ध्यान रखना, आज भी ध्यान रखना 23 पॉइंट कितने 6% ऐसे व्यक्ति है जिसको अपना नाम नहीं लिखना आ रहा है। अशिक्षित है, उसे क्या कहा जाता है? अशिक्षित, ठीक है ना। और भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? अच्छा भाई, यहाँ पे भाई गड़बड़ हो गया ना, क्या करोगे भाई? 26 कैसे होगी भाई? कितनी है? 25.6%, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर ध्यान रखना, पुरुष है साक्षरता कितनी है? बड़ी रख दो, 82.16%। 82 याद कर लेना। भारत की साक्षरता कितनी है? 74, है ना। देखो पॉइंट याद रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो उससे भी अच्छी बात है। भारत की साक्षरता 74% और पुरुष उसमें 82। अब देखो मेरी बात सुनो, 100 में से 82 पुरुष क्या है? शिक्षित है, और 18 क्या है? अशिक्षित है। अब पुरुष के बाद में महिला तो इससे भी कम है। महिला कितनी है भाई? 65.46। भाई यहां पे है ना, यहां पे है 14, ठीक है ना। ये होगी आपकी महिला, बेचारी घर में काम करती है, पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ध्यान रखना, ये परसेंट याद कर लेना। पुरुष कितने हैं? 82। महिला कितने प्रतिशत साक्षरता है? 65। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला, कल मैंने बात की थी, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। जो हाल ही में, ध्यान रखना, हाल ही में ध्यान रखना, मिजोरम 100% साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है ना। क्या हुआ? हाल ही में, ध्यान रखना, हाल ही में भारत का पहला राज्य मिजोरम जो पूर्ण रूप से क्या हो गया? 100% साक्षरता दर। और यदि एग्जाम में प्रश्न आए तो राइट कर देना, गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। और एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। भाई जनगणना कब होनी थी आपको पता ना?
जनगणना लगभग आंकड़े हो गए, अब जारी करनी बाकी है। ठीक है ना, ठीक है ना, 2025 में। अब आपसे पूछ ले सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा है? केरल नहीं, मिजोरम, याद रखना। ठीक है ना, अब याद आपने रटे हैं भाई, रटोगे तो ऐसे ही याद होगा। ठीक है, और सबसे कम किसकी है? बिहार की है। ठीक है ना, अभी ध्यान रखना, ये बात याद कर लेना नोट लगा के। मिजोरम, मिजोरम भारत का पहला राज्य, पहला राज्य जो साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर कितनी है? 100% है, ध्यान रखना। कितनी है? 100%। और सबसे कम है बिहार की, है ना। हाँ, वर्तमान में बिहार की है भाई, बिहार की लगभग है 63.82। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की, है ना, 63 पॉइंट है। राजस्थान की 66.6% है। ठीक है ना, 66.6। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा किसका है भाई? गुजरात का है। ठीक है ना, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध है लोक नृत्य है? ध्यान रखना, गुजरात का। डांडिया कहाँ का है भाई? गुजरात का। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? अंशी, है ना, कहाँ पे है भाई? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। ध्यान रखना। देखो, कल मैं प्रमुख उद्यान, ठीक है ना, कल स्टैटिक जीके की क्लास है, मुझे याद दिला देना, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे और मैं क्लास में याद कराऊंगा। ठीक है ना, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से प्रश्न आते हैं। कल के पेपर में भी था, आज के भी थे, है या नहीं है? तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, कल स्टैटिक जीके में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव राय। अब ध्यान रखना, मैंने आपको राज्य दर्शन करवाए थे। क्या करवाया था? राज्य दर्शन करवाए ना। राज्य दर्शन में ध्यान रखना, एक तो राजधानी, एक सीएम और एक राज्यपाल। ठीक है ना, मैंने ये टॉपिक कराए थे राज्य दर्शन में। लोक नृत्य, ठीक है ना, लोक नृत्य और प्रमुख है त्योहार। अभी वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बांगड़ी। याद कर लो भाई। निम्न में से ऐसी कौन सी नदी जो उत्तर भारत के मैदान से गुजरती है? गंगा। ठीक है ना, गंगा नदी उत्तर के मैदान से गुजरती है। और गंगा नदी को मुझे ये बता दो, मैं मान लूंगा आपको कि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? प्रश्न वास्तव में ये है, सबको पता है गंगा नदी भारत की क्या है? राष्ट्रीय नदी है। वेरी गुड, राष्ट्रीय नदी है। और इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था मनमोहन सिंह सरकार ने। किसने दिया था? मनमोहन सिंह सरकार ने। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है बता दो? लंबाई, और लंबाई कितनी है? 25-25। कितनी है? 25-25। प्रश्न मैं पूछता हूं, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी, मुझे ये बताओ ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 है या नहीं है? लेकिन ध्यान रखना, भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। समझना, है ना, समझना। भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, पुत्र, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है ना, है या नहीं है? गंगा की कितनी है? 2525। अब ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, भारत में इसका विस्तार कम है, लेकिन भारत के अंदर से प्रवाहित होती है। होती है नहीं होती है? लेकिन लगभग गंगा नदी लगभग 15 किलोमीटर किसमें गुजरती है? बांग्लादेश में, बाकी सब भारत में। तो भारत की सबसे लंबी नदी और भारत में सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना।
ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी। अब मेरी बात सुनो भाई, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई गाइडों में कुछ लिखा है, कई गाइडों में कुछ लिखा है। अब मेरी बात सुनो, ये नदी है, ये एक नदी है, ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में लगभग 1900 के आसपास में भारत में गुजरती है। लेकिन भारत के अंदर से जाती है नहीं आ जाती है या नहीं है? भारत में इसका अपवा क्षेत्र है या नहीं है? और एक नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 2525। और ये लगभग है भारत में, ध्यान रखना, भारत में 2510 किलोमीटर गुजरती है। तो ये भारत के अंदर प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र से कम है या नहीं है? अरे ब्रह्मपुत्र से गंगा की लंबाई कम है या नहीं है? ठीक है ना। निम्न में से 2024 में, है ना, ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? तो भाई ध्यान रखना, राकेश चौरासिया, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपाल। और इसका राइट आंसर है उपयुक्त है सभी, उपयुक्त है सभी, ध्यान रखना, उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें, 1857 के विद्रोह का बरेली में नेतृत्व किसने किया था? हाँ? खान बहादुर खान, नाना साहब, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। ठीक है ना। नाना साहब ने कहां से किया भाई? कानपुर। हजरत बेगम महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी। वेरी गुड। उसके बाद में हॉकी टीम में खिलाड़ी 11, क्रिकेट में 11। उसके बाद में मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए? हीरा के लिए। पन्ना का हीरा प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी हीरा मंडी और सबसे बड़ी हीरे की खान कहां पे है? पन्ना में। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना। ये भाई आज के आपके 15 क्वेश्चन थे। ठीक है ना। कल स्टैटिक जीके में या तो प्रमुख पुस्तक है या आपके प्रमुख उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।